वोट डालने चलो रे साथी, लोकतंत्र के बनो बराती, एक वोट से करो बदलाव, नेताजी के बदलो हाव भाव, सही उम्मीदवार का करो चुनाव, बेईमानों को मात दो भाव, अपना वोट आपकी ताकत, लोकतंत्र की यही है लागत। 15 फरवरी को आपके क्षेत्र में चुनाव है और इसी मतदान के मद्देनजर मतदाता जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम शहर भर में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी की श्रृंखला में आज हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जो आपसे अपील करेंगे मतदाता जागरूकता को लेकर भी, और ये कहीं ना कहीं जो 4 लोग हमारे साथ हैं शहर की महिला सशक्तिकरण के भी केंद्र बिंदु हैं। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा हमारे आज के मेहमानों से। वोटिंग अवेयरनेस को लेकर ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई और इस तमाम सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई निधि गुप्ता जी, स्वागत है। मैम सिंह जी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं CL गुप्ता इंस्टीट्यूट की और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी रही हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन शिखा गुप्ता जी, मैम आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं RSD एकेडमी के प्रिंसिपल डॉक्टर जी कुमार, स्वागत है मैम आपका। वोटिंग कम होने के कई कारण हैं। मेरी निगाह में सबसे मुख्य कारण जो है इसका इलिटरेसी है। हम समाज में जितने भी पूर्व में नेता हुए हैं, जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने सिवाय प्रलोभन देने के अलावा जब उनकी सरकार आ जाती है उसके बाद 5 साल उन्होंने प्रजातंत्र के साथ क्या वायदे किए, किस तरीके से उनको अपने शब्दों पे कायम रहना चाहिए था, उस चीज़ की बहुत बड़ा अभाव है हमारी सरकार के अंदर। ये एक मेन कारण है। दूसरा, हमारी सरकार कभी भी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देती है और स्त्रियों को किस तरीके से हम शिक्षित बनाएं, इस पे हमारे समाज ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। हम महिलाओं की आप बात करते हैं, महिलाएं जो हैं समाज में अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं। अगर इस तरीके से जिस प्रकार से इस बार प्रशासन के साथ महिलाएं मिलकर आगे आई हैं, अगर पहले भी कभी इस तरीके से प्रशासन ने महिला वर्ग को प्रेरित किया होता तो मेरा मानना है कि जो ये मुरादाबाद मंडल में या पूरे देश में जो वोटिंग की परसेंटेज कम रही है, इस पे निश्चित तौर पे इजाफा होता। और अगर जिस तरीके से प्रशासन इस समय काम कर रही है, घर घर हम महिलाएं अपनी घर में काम करने वाली जो मेड्स हैं उनको और भी आसपास के लोगों को अगर हम विशेष करके महिलाओं को अगर हम प्रोत्साहित करते रहेंगे तो आप देखिए हमारे मुरादाबाद मंडल की जो वोटिंग परसेंटेज है वो 90-95% इस बार होनी है, ये मेरा विश्वास है। लेकिन मेरा साथ में ये भी कहना है कि ये प्रयास न केवल इस वर्ष के लिए रहे। अधिकारी आएंगे और जाएंगे, लेकिन इस शहर की महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण को जिस तरीके से इस वर्ष मिलके काम कर रहे हैं, अगले 5 वर्ष बाद फिर लोकतंत्र में फिर वोटिंग का आता है, तो हम लोग को उस समय भी मिलकर इसी तरीके से अगर हम काम करेंगे और लगातार 5 वर्षों में भी हम अपने समुदाय को वोट की और वोटर की महत्ता को बताते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे हम जिस तरीके से बाहर के कंट्रीज में होता है उस तरीके से हम अपने शहर में, अपने देश में भी वोटिंग 100% करवा सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। निश्चित तौर पर अगर लोगों को शिक्षित किया जाए और उन्हें इस बारे में जागरूक किया जाए वोटिंग के लिए, तो वो निश्चित तौर पर वोट देने के लिए आगे आएंगे। हमारे साथ RSD एकेडमी की प्राचार्य डॉक्टर जी कुमार भी हैं। मैम, आपसे एक बड़ा सवाल यह है, कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ी कमी है कि हम वोटिंग से पहले तो वोटिंग अवेयरनेस के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में उस अवेयरनेस के लिए कोई ज्यादा बड़ा स्थान नहीं है। आपको क्या लगता है? एक सिनेरियो है या वो जो एटमॉस्फेयर है, कई इलेक्शंस हुए और मैंने खुद महसूस किया है और आप लोग सब महसूस करेंगे कि अब की बार जो है बिल्कुल एक डिफरेंट सीन है। एक कहते हैं ना, मतदाता महोत्सव सा मनाया जा रहा है। पिछले 1 महीने से इतने कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और सबको इन्वॉल्व किया गया है।
एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जैसे कि अभी गरिमा जी ने बताया कि बहुत सहयोग दिया जा रहा है, तो जो हमारे एडी बेसिक सर हैं और डीआईएस सर हैं, उन्होंने स्कूलों तक इस मुहिम को छेड़ा है और स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व किया है। क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर बच्चा कुछ अपने पेरेंट्स को कहता है तो पेरेंट्स मानते हैं। एक टाइम था 2 साल पहले, एक ट्रैफिक सेंस नहीं था बच्चों में, पेरेंट्स में और बच्चों में भी नहीं था, तो हमने एक मुहिम चलाई थी। उस मुहिम में हमने ये देखा और हम सक्सेसफुल रहे उसमें कि हमने बच्चों से कहा कि आपके पेरेंट्स या आपके फादर या मदर घर से निकलते तो हेलमेट पहन के नहीं निकलते, तो आपका दायित्व है कि आप अपने पापा या मम्मी जब घर से निकलें तो आप उनको कहें पापा आपकी हमें सख्त ज़रूरत है और आप ये हेलमेट पहन के जाइए। और बच्चे की ड्यूटी लगा दी गई कि आपको ये हेलमेट देना है पापा को। तो आप देखिए कि हेलमेट पहनने वाला सेंस उभरा और बच्चों ने प्रॉमिस लिया पेरेंट्स से और पेरेंट्स ने पहनना शुरू करा। अब भी हम स्कूलों तक पहुंचे हैं और स्कूल्स में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए हैं, पोस्टर प्रतियोगिता कराया है, प्लेकार्ड्स बनवाए हैं, रेत पे हमने सीन्स ऐसे क्रिएट किए हैं, रंगोलियां बनवाई हैं और रैलीज करी हैं, इवन कॉम्पिटिशन्स कराए हैं एंड असेंबल कराया है पंचायत भवन में। जैसे एक प्रोग्राम हुआ था पीछे जब सारे स्कूल्स के बच्चों ने रैली निकाल के असेंबल हुए, वहाँ पे नुक्कड़ नाटक कराए जा रहे हैं। तो जब ये चीजें कराई जाती हैं, हमने अपने स्कूल में और स्कूल के बच्चों ने इवन फोरहेड पे स्ट्रिप्स लगाई हैं जिसमें उन्होंने कोटेशंस लिखे हैं, प्लस इस तरह के मोनोग्राम्स जैसे मैंने अभी पहना हुआ है, मेरे बच्चों ने बनाए, पहना हुआ है बच्चों ने 15 दिन से और 15 तारीख तक पहने रहेंगे। दिस इज गिविंग अ डायरेक्ट हिट। कहते हैं ना एक चोट है तो वोट है, तो वो एक डायरेक्ट हिट है कि वी नो वी हैव टू डू समथिंग। तो जैसे आपने भी फरमाया कि वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत करते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा लगता है कि एक माहौल बन गया है और बच्चों के थ्रू एक मैसेज दिया जा रहा है रोज पेरेंट्स को कि आपने मम्मी को सबसे पहले निकालना है। जैसे कि अभी शिखा मैम ने कहा कि लेडीज में अवेयरनेस नहीं है, इलिटरेसी है। होता क्या है कि लोग वोटिंग डे को हॉलीडे मानते हैं कि एक छुट्टी मिल गई, चलो लेट अस एंजॉय द डे। अब वो एंजॉय द डे में स्पेशल ब्रेकफास्ट बनता है, तो ब्रेकफास्ट किसने बनाना है? माँ ने बनाना है। जब ब्रेकफास्ट बन गया तो बोले आज लंच में क्या खिला रहे हो, तो वो लंच बन गया। अब हुआ चलो वोटिंग डाले जाना, अरे चले जाएंगे अभी तो 5 बजे तक वोटिंग है। तो पिछले इलेक्शंस में क्या होता रहा है, जब तक 4 बजे वोट डालने गए पता चला वोट डल गया, तो इसलिए परसेंटेज भी गिरी। अब की बार सिस्टम डिफरेंट है, अब की बार गवर्नमेंट ने भी सिस्टम डिफरेंट कर दिया है कि आपकी वो स्लिप निकलेगी एंड ऑल दैट विल हैपन। एंड बच्चों को अवेयर किया गया, बच्चों के थ्रू मैसेज पेरेंट्स को दिया गया है कि आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे और अपने मम्मी पापा से कहेंगे पहले आप वोट डाल के आइए फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, पहले मतदान फिर जलपान। ये नारा फ्लोट किया गया। ये भी कहा गया है कि इंडिया नीड्स योर वोट। बच्चे रोज रोज ये बात कह रहे हैं, प्लेकार्ड्स पहन के या मोनोग्राम्स पहन के निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज देखते हैं तो आपके दिल में वो चीज समा जाती है। तो अब की बार उम्मीद है हमें कि हमने इतने सारे प्रोग्राम्स करे हैं। कल अभी हम एक स्कूटर रैली लेडीज निकाल रहे हैं, सारी लेडीज सिर्फ स्कूटीज पे होंगी और एक मैसेज देंगे। जब ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस हम और पैदा कर रहे हैं लोगों में। हम यहाँ तक मैसेज दे रहे हैं कि आप वोट नहीं डालते हो, फिर आप रोते हो 5 साल कि ऐसा नेता आ गया, वैसा नेता आ गया, ये सरकार आ गई, ये सरकार आ गई, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो हम ही हैं। Then why we are blaming others? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा अच्छा रूलिंग दिया, अभी शायद थोड़े दिन पहले आया है, जिसमें किसी ने कंप्लेन की थी। तो उस कंप्लेनेंट से पूछा गया कि क्या तुमने वोट किया? जब उसने कहा कि मैंने वोट नहीं किया तो उन्होंने कहा फिर तुम्हें क्या अधिकार है कंप्लेन करने का? तो ये भी तो एक मैसेज है ना, दिस इज अ राइट मैसेज टू द पब्लिक कि जब तुम अपना अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हो तो यू हैव नो राइट टू कंप्लेन ऑल्सो। तो इस तरह के प्रोग्राम्स काफी सारे आ गए हैं, अब लोग भी अवेयर हो रहे हैं, एक माहौल भी बन गया है एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। कि उम्मीद है कि अब की बार जो है परसेंटेज 15 से 20% बढ़ना चाहिए। और सबसे कमजोर कड़ी जो हमने बच्चे पकड़े हैं, मैं मानती हूँ मेरे सारे जितने पैनलिस्ट हैं इस बात से एग्री करेंगे कि जो बच्चों को पकड़ा गया है तो घर घर ये मैसेज है। इसका मतलब ये घर घर मैसेज है क्योंकि मासेस में ये मैसेज है। ऑल द स्कूल्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड। तो स्कूल्स में हर बच्चा आजकल शहर में और मदर्स जब गया है मैसेज है, तो मैसेज में गया है तो माँ बाप, अच्छा जो ये हम मोनोग्राम्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कौन बनवा रहा है? मदर्स बनवा रही है ना घर में। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में हमने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर ही लिया ना। सामान कौन ला के दे रहा है? हमने
या तो फादर ला रहे हैं या मदर ला रहे हैं, प्लेकार्ड्स बना रहे हैं, पोस्टर्स बना रहे हैं, चार्ट्स बना रहे हैं, तो फैमिली इज इन्वॉल्व। व्हेन फैमिली इज इन्वॉल्व तो कहीं ना कहीं तो इमोशंस निकलेंगे कि हमें बाहर निकलना है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, गॉड ब्लेस, कि वो परसेंटेज बढ़ना चाहिए एंड वी शुड कम विद अ गुड गवर्नमेंट। आशा है ये जो बच्चे जिन्हें मुझे बीच में सुनाई दिया कि ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इस वोटिंग अवेयरनेस के, वो एक सही मैसेज अपने पेरेंट्स तक पहुंचाएं और पेरेंट्स वोट डालने सबसे पहले जाएं। हमारे साथ ब्रांड एम्बेसडर भी मौजूद हैं, निधि गुप्ता जी। मैम, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है जो शिक्षित वर्ग है, जैसा कि अभी एमएलसी स्नातक के चुनाव हुए थे, उसमें सिर्फ 42% वोटिंग हुई मुरादाबाद में, जो एक बहुत बड़ी निराशा है मुरादाबाद के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग ये आरोप लगाता है कि अशिक्षित लोग वोट नहीं डालते, क्योंकि ये वो चुनाव तो सिर्फ शिक्षित लोगों का था और उसकी वोटिंग परसेंटेज इतना कम रहना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आपको क्या लगता है इन तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम का फर्क पड़ेगा, और शिक्षक वर्ग जो पढ़ा लिखा तबका है क्या उस तक भी मैसेज पहुंचेगा? क्योंकि ये मेरे को बात बिल्कुल सही लगी है कि जो शिक्षित वर्ग है, कहा जाता है कि अशिक्षित वर्ग नहीं जाते वोट देने, लेकिन मेरा मानना है कि उतना ही भागीदारी, उतनी कम भागीदारी शिक्षित वर्ग की भी रहती है, स्पेशली लेडीज की, क्योंकि उनको सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस भीड़ में, उस लाइन में कौन लगेगा इतनी देर। तो मैं महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि जहां आप सशक्तिकरण की बात करती हैं, अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखाती हैं, हम कहीं पुरुषों से पीछे नहीं है ऐसे नारे लगाती हैं, तो भीड़ से क्यों डरते हैं? जब हम किसी अच्छे अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं या मूवी जाने के लिए तैयार होते हैं, हमें ये भीड़ और ये लाइनों का सामना वहां भी करना पड़ता है, बट वहां शायद हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम वो मूवी देखें या हम उस अम्यूजमेंट पार्क में जाएं। तो क्या मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज आप इस इच्छा को भी जगाएं कि हमें वोट भी देना है, क्योंकि उसके आफ्टर इफेक्ट्स आप पर भी पड़ने वाले हैं। और इस बार जो नोटा का प्रावधान है, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता कोई प्रत्याशी, आप जाके नोटा के प्रावधान को इस्तेमाल कीजिए, जिससे ये तो समझ में आए कि हाँ कितने लोग हैं जो इन प्रत्याशियों को नकार रहे हैं। जो भी पार्टी, इसलिए होगा क्या इससे कि जब पार्टी अगली बार से प्रत्याशी चुनेगी तो इस बात को जरूर ध्यान रखेगी कि काफी लोगों ने हमारे प्रत्याशियों को नकार दिया, तो सही प्रत्याशी के चुनाव में भी कहीं ना कहीं हमें फायदा मिलेगा कि प्रत्याशी सही चुनकर आने लगेंगे। और जो आप कह रहे हैं कि शिक्षित वर्ग इसमें आगे नहीं आता, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस बार जो अभियान जिस स्तर पर चलाया जा रहा है उसमें शिक्षित वर्ग को बड़ी मात्रा में जोड़ा गया है, तो इसका हमें फायदा जरूर देखने के लिए मिलेगा 15 फरवरी को। और एमएलसी के जो चुनाव में परसेंटेज कम रहा, आई एम टोटली अग्री, उसमें भी कहीं ना कहीं मैं बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानती हूँ और प्रशासन की भी, कि उतना अवेयर नहीं किया गया जितना अवेयर 15 फरवरी के लिए किया जा रहा है। तो अवेयरनेस की कमी के कारण भी ये परसेंटेज कम रहा, ये मैं एडमिट करती हूँ। आपने नोटा का जिक्र किया, लेकिन नोटा की जानकारी लोगों को बहुत कम है। मैं गरिमा जी के पास जाऊंगा, और गरिमा जी मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को नोटा के बारे में, तो नोटा की जानकारी को ना रखते हुए मैं बस इतना जरूर आपको बताना चाहूंगी, जैसा कि अपने वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है, नोटा यानी अगर आप पोलिंग बूथ पर जाकर के ये तय नहीं कर पाते कि वो जितनी भी पार्टीज या जितने भी चुनाव चिन्ह वहां पर हैं वो आपकी अपेक्षाओं के अनुसार काम करने में सक्षम है, तो आपके पास ये पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि आप नोटा का जो बटन है उसको प्रेस करें, जिससे आप ये तय करते हैं कि आपके अनुसार इनमें से कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो आपकी सरकार को आने वाले 5 साल तक संभाल सकता है। ऐसा करने से 2 चीजें होंगी। नंबर 1, आपने अपने अधिकार का इस्तेमाल तो किया, आप वोट डालने गए तो आपने अपनी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बीइंग ए इंडियन वो आपने पूरी कर दी, एक अच्छे सिटीजन होने का आपने कर्तव्य निभाया। दूसरी चीज, आप एक मैसेज सरकार को दे सकते हैं कि आपके द्वारा जो सिलेक्टेड लोग हैं पार्टीज में, वो लोगों में अभी वो कमी है या पब्लिक उनसे और अपेक्षा करती है कि और ज्यादा अच्छे प्रत्याशियों को आप सेलेक्ट करें, उनको टिकट दें, ताकि ये नोटा वाला जो परसेंटेज है वो डाउन होता जाए। जहां तक मेरी समझ कहती है कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जब वोटिंग परसेंटेज अगर मान लीजिए जैसे 60% वोटिंग हुआ है और उसमें से 30% या 20% नोटा है, तो नोटा का अगर रेशियो बढ़ता है तो शायद आने वाले समय में ऐसा भी कोई प्रावधान आ जाए कि वो पूरा वोटिंग ही कैंसिल होकर के री वोटिंग हो, जिससे कि जो आपकी अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार आपको प्रत्याशी मिले, एक सही गवर्नमेंट मिले और 5 साल
समस्याओं की जगह आप समाधान से जूझें। थैंक यू। एक बड़ी समस्या हमारे साथ ये है कि हम अपने अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों से हमेशा दूर भागते हैं। इसके अलावा एक बड़ा सवाल है महिलाओं का राजनीति में ना होना। हमारे साथ शिखा गुप्ता जी हैं। मैम, आपसे पूछूंगा, कहीं ना कहीं राजनीति में महिलाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ने की बजाय कम हो रही है, और दूसरी बात यह है, अगर हम मुरादाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुरादाबाद में किसी भी प्रमुख दल के कोई भी कैंडिडेट महिला नहीं है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मुरादाबाद मंडल से ऐसा इत्तेफाक रहा है कि कभी भी राजनीति में कोई महिला नहीं खड़ी हुई है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो ये हमारे भारत में जो पुरुष प्रधान देश कहते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने की कितने समुदाय हमारे देश में ऐसे हैं, कितने वर्ग ऐसे हैं जहाँ की महिलाओं को आगे बढ़ने की अनुमति ही नहीं है। हम महिलाओं को जनसंख्या का 50% तो जरूर मानते हैं, लेकिन जब महिलाओं को कुछ कर दिखाने की जरूरत होती है या जहाँ वो कुछ कर सकती हैं, वहाँ हम पुरुष ही मिलकर, हमारा समाज ही मिलकर महिलाओं को पीछे घसीट देता है। उनको वो आज़ादी नहीं मिलती, स्वतंत्रता नहीं मिलती। ये एक बहुत मुख्य कारण है जिसकी वजह से। दूसरा, चूंकि मुरादाबाद आप कह लीजिए या उत्तर प्रदेश उतना एजुकेशन के मामले में उतना आगे नहीं है कि जहाँ की महिलाएं अपने आप को बहुत स्वतंत्र रूप से और किसी भी क्षेत्र में आकर काम कर सकें। यहाँ की महिलाओं को अपने परिवार के ऊपर, अपने पति के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, तो वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को कि किस तरीके से मैं अपने जीवनचर्या चलाऊं, उसके लिए वो अपने परिवार पे ही निश्चित है, आश्रित है। इसलिए वो मैं समझती हूँ कि वो राजनीति में नहीं आई। अभी जो ये गरिमा और निधि जो ये डिस्कस कर रहे थे, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी। हम लोग अपने अधिकार के लिए तो करते हैं, प्रत्याशी भी चुनते हैं, प्रत्याशी भी हम लोग के बीच में से आते हैं, लेकिन मेरा एक सलाह है, ये आप लोग को डिस्कशन सुनने के बाद ही मेरे मन में आया कि अगर इस तरीके का सरकार कुछ हमारे बीच में व्यवधान करे कि जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिस तरीके से अभी यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे, पूरे साल डिबेटिंग होती है। जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है कि उसको क्या करना है, वो डिबेट देता है, अपना पहले से पोर्टफोलियो रखता है, फिर वो जनता के बीच में आता है, तो फिर जनता से प्री वोटिंग होती है। अगर उस तरीके की सुविधाएं अगर सरकार सोचे तो मैं समझती हूँ बाद में जो नोटा का प्रावधान है और ना जाने का प्रावधान है, ये सब कम हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि हमारे बीच में उन जो 50 प्रत्याशी आए हैं, उनमें से डिबेटिंग के बाद हमने 10 या 20 का चुनाव किया है, और वो एक स्तर के हैं। उनका एक एजुकेशन का भी स्तर है, थिंकिंग का भी स्तर है, वो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर इस तरीके से सरकार इस विषय में कुछ सोचे तो महिलाएं हो, पुरुष हो या नौजवान हो, नवयुवतियां हो, ये बहुत आगे से आगे वोट डालेंगे। और जो आज ये हमारे हर प्रदेश में समस्या है 50% 60% वोटिंग का, ये ऑटोमेटिकली 90 to 100% के बीच में हो जाएगी। तो नोटा का कहीं पर हमें समझाने का जरूरत ही नहीं रहेगी। मुझे सुनने के बाद ये आया कि इस तरीके का अगर सरकार करे तो बहुत अच्छा रहेगा। निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा सुझाव शिखा गुप्ता जी ने हमारे सामने रखा। अगर हम अपने प्रत्याशियों को और बेहतर तरीके से जानेंगे और उनका चुनाव भी हम पहले से पहले कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर जब हम वोट डालने जाएंगे तो उनमें से किसी एक सही का चुनाव बेहतर ढंग से कर पाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर जी कुमार हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक कई तरह के सवाल मैंने महिलाओं से जुड़े पूछे। मैं आपके पास आकर ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं महिलाओं को जब अपना प्रत्याशी चुनने जाती हैं तो उसमें भी उनके जो पुरुष सदस्य होते हैं घर के, वो होल्ड करते हैं, वो बताते हैं उन्हें कि आपको इसको चुनना है। इस चीज को कैसे बदला जा सकता है? मैं शिखा जी की बात को आगे बढ़ाती हुई
कहना चाहूंगी कि जैसे इनका सजेशन है कि साल भर पहले आपको कैंडिडेट का नाम पता है, आपको उसका पोर्टफोलियो पता है और आपको उसका बायोडाटा पता है, तो आपके पास इतना लंबा समय है उसको जानने का। अब हमारे यहाँ क्या होता है, पार्टीज में जैसे हम अपने शहर का ही नाम लें, अगर एक टिकट पे 10 प्रत्याशियों के नाम, उनकी एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गए, अब आप किसके बारे में सोचोगे? अब मान लीजिए 6 हैं हमारे इलाके से, एक पार्टी से 6 आदमी हैं, ऑल ऑफ अ सडन एक का नाम अनाउंस होता है 20 दिन पहले। अब उस 20 दिन में आप कैसे सोच सकते हैं कि आपने इसको देना है? पहले तो आपने 6 सामने ला दिए, अब पहले तो उन 6 का आंकलन किया जाए, फिर उस 6 में से एक आपने अनाउंस कर दिया, उस एक का कोई पोर्टफोलियो कहीं कुछ नहीं है। कुछ प्रेस वाले जरूर थोड़ा बहुत उनके बारे में देते हैं, कहाँ जन्म हुआ, क्या हुआ, कितना इनका राजनीतिक सफर है, ये सब है। तो आम पब्लिक कैसे जाने कि ये कौन है और कितना एजुकेटेड है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है। अब थोड़े दिन रह गए इलेक्शन के लिए, तो अब एक बहस शुरू हुई है टीवीज में कि इसने तो इतने मर्डर किए, वो इसने तो इतने, तो आपने पब्लिक को तो कंफ्यूज कर दिया। आपने पब्लिक को सोचने का समय कहाँ दिया, उस कैंडिडेट को जानने का समय कहाँ दिया? और खासकर लेडीज जो सारा दिन अपनी फैमिली में बिजी हैं, उनको घर भी देखना है। अगर वर्किंग लेडी है तो उसको अपना घर भी देखना है, उसको अपने पति को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, सास ससुर को भी देखना है, अपने वर्किंग प्लेस पे भी आना है और फिर जाके फिर घर का दिनचर्या देखना है। तो उसके पास कहाँ फुर्सत है कि वो सोचे कि कौन सा कैंडिडेट है? इतने कम समय में आकलन तो नहीं हो सकता है कि वो कितना जानता है, कितना नहीं जानता है कैंडिडेट। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, फिर घर में एक डिस्कशन होता है, डोर टू डोर मतलब कैंपेनिंग होती है। जब डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है तो नेचुरली घरों में डिस्कशन होता है। जब घरों में डिस्कशन होता है तो जेंट्स कहते हैं अच्छा भैया जा रहे हो ना, तो इस पे मोहर लगा के आना। तो इंडिविजुअलिटी कहाँ रही? हमारे पास कहाँ समय था कि हम तोल सकते कि कैंडिडेट, यही काम अगर कई महीनों पहले हो जाए तो यू हैव इनफ टाइम, अपने लेजर टाइम में आप बैठ के सोच सकते हैं कि हाँ भी, फिर टीवी पे उनके न्यूज दीजिए, थ्रू प्रेस, थ्रू प्रिंट मीडिया आप न्यूज दीजिए उनके बारे में, उनको बोलने का समय दीजिए। आप उनका बॉडी लैंग्वेज से ही कुछ समझ सकते हो कि वो कितना, क्या गेस्चर है उनका। जो पढ़ा लिखा इंसान होगा उसका बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर विल बी डिफरेंट। जो इलिटरेट होगा और जिसकी प्रवृत्ति दूसरे किस्म की होगी, जो सिर्फ जैसे शिखा मैम ने कहा कि सिर्फ प्रलोभन देते हैं, करते कुछ नहीं है, तो फ्रॉम हिज लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन ही इज। लेकिन यहाँ समय कहाँ है? उन्हीं 20 दिनों में ही आपको सब कुछ करना है। क्यों? प्रत्याशी का नाम 6 महीने पहले तो और नाम, और फिर हमें कैंडिडेट के बारे में हमने तो उसकी शक्ल सूरत भी नहीं देखी होती। वो तो ब्लाइंड वोटिंग है एक तरह से, तो बिल्कुल इट्स अ ब्लाइंड वोटिंग। प्रजातंत्र का ये इट इज अ ब्लाइंड वोटिंग एंड इस ब्लाइंड वोटिंग में आप कैंडिडेट का नाम, सिर्फ नाम पता है, आप उसका गेस्चर नहीं जानते, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं जानते, आप शक्ल से नहीं पहचान रहे हो, तो अल्टीमेटली वो लेडी क्या करेगी? लेडी वही करेगी ना जो आपस में डिस्कशन फैमिलीज में या घर में हो रहा है। एक हमारे राजनीतिक जो पूरा सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ी कमी ये भी है कि हम जब ईवीएम के सामने जाते हैं तो वहाँ पे हम अपनी जाति और अपने धर्म के लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ शिखा गुप्ता जी हैं। मैम, सवाल आपसे कि कहीं ना कहीं जो जातिगत राजनीति है वो, उससे हमारा पीछा जब तक नहीं छूटेगा तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये अगर हम हमारे देश के नागरिक अपने प्रत्याशी को बहुत अच्छी तरीके से जाने, उनका आकलन करें, तो मैं समझती हूँ कि ये जो जातिवाद की राजनीति है इससे हमें बहुत प्रतिशत तक छुटकारा मिल सकता है। मैं सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ, मेरे यहाँ बहुत मरीज आते हैं दिखाने। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, क्या मेरे किसी भी अस्पताल में क्या कोई मुसलमान जाके या हिंदू भाई या जाट भाई, किसी भी जाति का कोई जाके वहाँ ये पूछता है कि हमारी जाति का कोई डॉक्टर है जिसको हमें दिखाना है? या जब हम अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम पंडित हैं तो हम पंडित टीचर से ही पढ़ाएंगे, हम हिंदू हैं तो हम हिंदू टीचर से पढ़ाएंगे। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम जिस अस्पताल में अपना इलाज कराने जाते हैं या जिस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं, वहाँ हमें उस डॉक्टर पे, उस टीचर पर पूरा विश्वास होता है कि वो हमारा इलाज सही करेगा, हमारे बच्चों को सही एजुकेशन देगा। इसी तरह से मेरी इस देश की सरकार से अपील है कि हम जनता को
भी अपने प्रत्याशी को पूर्ण रूप से जानने का हमें समय मिलना चाहिए, उनकी समय समय पे डिबेटिंग होती रहना चाहिए, जिससे कि वो हमारे लिए आगे आने वाले भविष्य में क्या करेंगे उसका पूरा एजेंडा हमें पहले ही क्लियर होना चाहिए, जिससे कि हमें अपने प्रत्याशी को जानने का पूर्ण रूप से मौका मिल सके। अगर इस तरीके का अवसर आगे आने वाले वोटिंग से पहले अगर सरकार ने दिया तो मेरा मानना है कि जातिवाद की राजनीति बहुत हद तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम अपने प्रत्याशी को पूर्ण रूप से जान पाएंगे। निश्चित तौर पर अगर हम अपने प्रत्याशी को पूर्ण रूप से जान सकें, उसके बारे में उनका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितने क्राइम उन्होंने किए हैं, क्या उन्होंने किया है और क्या उन्होंने नहीं किया, इस बारे में अगर जान लें तो शायद उनको चुनने में हमें और आसानी होगी। इससे निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। बहुत सारी परिचर्चाएं होती हैं और जब उन परिचर्चाओं का एक परिणाम निकलता है, उन परिचर्चाओं का एक कंक्लूजन निकलता है, तो एक सुखद अनुभव हम सबको भी होता है। इस परिचर्चा में निश्चित तौर पर हमारे सामने जो रिजल्ट निकल के आया है, कंक्लूजन निकल के आया है कि अगर हम अपने प्रत्याशियों को 2-3 महीने या 6 महीने पहले जान लें, पॉलिटिकल पार्टियां उनसे परिचय बहुत थोड़ा पहले करा दें, निश्चित तौर पर जो मतदाता है वो अपने प्रत्याशियों को और बेहतर तरीके से जान पाएगा। मतदाता जागरूकता को लेकर इस तरह के अभियान हम आगे भी जारी रखेंगे और हम विभिन्न तरह के कैंपेन भी इस दौरान चलाते रहेंगे।